देहात की अक्सर लड़कियां अपने इलाके के मशहूर आदमी से मुतासिर रहती हैं। उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर उनको अपना आइडियल बना लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पुलिस की चीरा दस्तियों से सिर्फ वही एक शख्स उन्हें और उनके कुंबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। मीरन ने भी ख्वाजा सरवर के बारे में सुन रखा था कि वो बड़े दिल गुर्दे का आदमी है, बेहतरीन घर सवार और आला दर्जे का शिकारी है। अपनी आन पर मर मिटने वाला, कमज़ोरों का भी दस्त रास्त था। गरज इस शख्स के किस्से हम जोलियों से कुनवे की मंडेर पर सुनकर मीरन ने इसको अपने ख्वाबों में बसा लिया था। वो एक गरीब घराने की उनपढ़ देहाती लड़की थी। वो सरवर को हासिल नहीं कर सकती थी, ताहम सोते जागते इसके तसव्वुर में उसका पर तो रहता था। हालांकि इसने उस सोहने सजीले गभरू के मुआशकों के किस्से भी सुन रखे थे, लेकिन उन किस्सों से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो ज़बरदस्ती तो किसी की बहू बेटी को उठाकर नहीं ले गया था। जो खुद उसकी पनाह में जाने को राजी होती, वो इसको पनाह देने से के पत्ता ही ना था। फिर से उनके वारिसों की फिक्र ना होती कि ये लोग इससे डरते थे। इस तरह इसकी 3 बीवियां में पहली बीवी इसकी अपनी खानदान की चचाजाद शरीक हयात, जो इससे 8 सालों में बड़ी थी, और बाकी दोनों छपे 26 साल की यानी इसकी हम उम्र थी, जिनको वकाली करके उनके लवाहिकीन कत्ल कर रहे थे, तो वो भागकर उसकी पनाह में आ गई थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। लहज़ अलिफ सरवर ने उनकी रजामंदी से उनके साथ निकाह कर लिया था। ये लड़कियां जब भागकर उनकी पनाह में आईं तो उनके वर्सा सरवर के पास अपना मामला लेकर आए और मुंसिफी चाही। उनके नज़दीक मुंसिफी ये थी कि उनकी भागी हुई लड़कियां उन्हीं के हवाले कर दी जाएं, ताकि वो इनको बदचलनी की सज़ा के तौर पर जहन्नम वासिल करके अपनी गैरत की आग को लड़कियों के खौफ से ठंडा करें, या फिर उनको किसी दूर दराज इलाके में फ़रोख्त कर आएं। लेकिन ख्वाजा सरवर ने यह इंसाफ किया कि लड़कियां मुनमांदे दामों खुद खरीद लें और फिर उनसे निकाह कर लिया। 2 जिंदगियां बचाकर उनको इज्जत की जिंदगी देना भी कुछ लोगों के नज़दीक एक एहसन कदम था, वरना देहाती कब उनको जान से मारे बगैर छोड़ने वाले थे। लोग इससे डरते थे, लिहाजा लड़कियों के वर्सा को ख्वाजा सरवर से सुलह करते ही बनी। ये तो साबित था कि वो किसी की बहू बेटी को ज़बरदस्ती या मैली नज़र से देखकर उठा लाने का कायल न था। कोई सुंदरी खुद से इस पर फरिफ्ता हो जाती तो उसकी निस्वानी जज्बात का मान रखना भी वो अपनी मर्दानगी के लिए लाजिम समझता था। इस किस्म के कुछ मुआशक़े मौसूफ के बारे में मशहूर थे, लेकिन मीरन का इससे क्या लेना देना। वो इसके ख्वाबों का शहजादा था, मगर शादी तो इसकी उम्मीदों से तय थी। देहात में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती हैं। मीरन ने भी 70 साल में कदम रखा तो बाप ने इसको अपने चचाजाद के सुपूत मदों से ब्याह दिया, जो बहुत ज्यादा खुशहाल न था। वो 2 वक्त की रोटी इसको खुला सकता था। अपने से भी हल्के घर में डोली से उतरी तो उसके ख्यालों के महल रह गए। वो शादी के बाद ज़हनी तौर पर सख्त ना आसूदा जिंदगी बसर करने लगी। इसके ख्वाबों में वही शहजादा रहता था जिसकी तारीफें नदी पर पानी भरती लड़कियां करती थीं। ख्वाजा सरवर का इलाका गाजी घाट से दूसरी जानिब 10 मील परे था। दरमियान में चनाब का पानी घुस आया था, लेकिन आस का पाट एक छोटी नदी के बराबर रह जाता था। इसको हम दरिया की ज़ैली शाख कह सकते हैं, ताहम इसको तीर कर ही पार किया जा सकता था। एक शाम मीरन की अपने शौहर से लड़ाई हो गई। ममदो एक तो इसको भाता ना था, ऊपर से रोग जमाता था। मीरन की नफासत पसंद तबीयत को इसके पसीने से डूबे कपड़ों की बो बर्दाश्त न होती थी। वो सारा दिन धूप धूल मिट्टी में कामक के रात को थका हारा आना तो बगैर कपड़े तब्दील किए खाट पर पिसर जाता और सर पर सरसों का कड़वा तेल चुपियर लेता। सर की मालिश करवाने के बाद वो मीरन से कहता, अब मेरे पैरों को तेल लगा, बहुत दर्द हो रहा है। इसको मुमिदों की यह फरमाइश बिल्कुल भी अच्छी ना लगती। वो कहती, उफ, तेल की तीखी बू से मीर अदम घटता जाता है। कम अज कम तेल तो थोड़ा लगा आकर बदन पर सारी बोतल बा लेता है। मालिश हम जैसे मजदूरों के लिए बहुत ज़रूरी है, दिन भर की थकन दूर हो जाती है। वो कहता, इस शख्स को मालिश का चस्का था। दिन भर की लादी से इसके बाजू, कमर और पिंडलियां अकड़ जाते थे और उनमें रट पड़ जाते थे। बेशक वो सुबह सवेरे नहा धोकर काम पर जाता। सुबह सवेरे नहाना इसका मामूल था, लेकिन रात को तेल में नहाकर सूना भी उसका मामूल था। मीर इनको इसका ये मामूल गवारा न खस।
वो नाक चढ़ाती तो वो कहता, लगी तो नहीं जानती 2 वक्त की रोटी कमाने को मुझे कितनी मेहनत करना पड़ती है। अगर तुझको मनोवजन उठाना पड़े तो तू जाने, दिन भर माल की ट्रकों पर लादी से मेरा अंग अंग दुख जाता है और बदन चूर चूर हो जाता है। इस रोज मीरन ने मालिश करने से इनकार दिया तो लड़ाई हो गई और वो बकता झुकता बगैर कुछ खाए पिए ही सो गया, मगर मीरन की नींद आ गई। उसने भी रात का खाना न खाया, देर तक अपने नसीबों को रोती रही, ये सोच कर कि अब तमाम हयाती ही इसको तीले की सली बिसान के साथ गुजारनी पड़ेगी। पहले जब उनकी किसी बात पर लड़ाई होती तो वो मद्दाल से कहती कि अगर तूने मुझे तंग किया तो मैं ख्वाजा सरवर के पास चली जाऊंगी और इससे तेरी शिकायत कर दूंगी, फिर वो अब ही तुझको मज़ा चखू देगा। हाँ हाँ कह दे, मैं नहीं डरता इससे, उसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मुम्मी तो जानता था कि ये दीवानी ना समझ ऐसा गुस्से में कहती है। भला कब है ये इसके डेरे पर जाकर मेरी शिकायत करने वाला, और भला वो क्यों हम मियाँ बीवी के मामलात में आकर टांग उड़ाएगा। इस रात भी मीरन ने इसे यही धमकी दी थी, जिस पर वो बोला कि हाँ जा जा, इसकी पनाह में जाकर बैठ जा। जानती है ना कि वो पनाह में आने वाली औरतों से शादी रचा लेता है, तो तू भी कर लेना इससे शादी, शायद तो चाहती भी यही है। तभी मीरन के जी में क्या साई कि उसने शौहर का ट्रेन खोला और उसका धुला हुआ जोड़ा निकालकर पहन लिया। अगरचे करता ढीला और थोड़ा सा नाप में लंबा था, मगर काम चिल्लाना था। सर पर पगड़ी रख वो रात की तारीकी में अकेली घर से निकल पड़ी। सरवर का गांव 10 मील पर था, मगर दिल में जब लगन लगी हो तो दूर की मंजिल भी सामने नजर आती है। शौहर की बात तो इसके दिल में शिगाफ डाल चुकी थी। बुरे दिल से वो रात के वक्त पैदल तनहा बियाबान में चलती रही। जब भी मदों से लड़ाई होती थी वो यूं नहीं रोक डालने को इससे कहती थी कि अब अगर तूने मुझसे लड़ाई की तो मैं तेरी शामत बिला ख्वाजा सरवर जमींदार से शिकायत कर दूंगी। वो तुझको जेल के अंदर करो देगा, तब तू जानेगा कि मीरन की उबला है। जा जाकर दे शिकायत, मैं नहीं डरने का किसी से। वो हमेशा यही जवाब देता था, लेकिन आज वाकई मीरन ने वही कर दिखाने की ठान ली जो कि वो कहा करती थी। आज सचमुच वो मदों की शिकायत करने ख्वाजा सरवर की बस्ती की तरफ चल दी, वो भी रात के वक्त। जाने ये जुर्रत इसमें कहाँ से आ गई थी, जबकि ऐसा तो उसने सोचा भी न था कि जिस धमकी से वो मदों को महज धमकती है कभी इसको पूरा करके भी दिखा सकती है। रस्ते में रेत का सहरा और ढेलों भरी जमीन भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। राह में आए नदी नाले और दरिया को भी उसने तीर कर पार कर लिया। खेत खलियान और सुनसान मैदान पार करने के बाद बिलाखिर अजान से जरा पहले वो ख्वाजा सरवर की बस्ती में पहुंच गई। सरवर ख्वाजा चार पाई डाले अपने डेरे पर सो रहा था। जरा देर को तो वो इसका चेहरा तकती रही, फिर सोचने लगी कि कहाँ ये इतना हुसैन, मगर खूबसूरती में भी किसी से कम तो नहीं। मीरन को अपने हसन पर इतना तो एतमाद था कि वो किसी मर्द से ठुकराई नहीं जा सकती। थोड़ी देर मबहूत खड़ी रहने के बाद बिलाखिर उसने आगे बढ़ाकर सोते हुए सरवर का कंधा हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। चांदनी की रोशनी में नहाई एक हुसैन व जमील औरत इसके सामने खड़ी थी। कुछ साहतें उसको समझने में लगी। जब होश दुरुस्त हुआ तो पूछा, तो कौन है, इस वक्त यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है। मैं मीरन हूँ, दरिया पार से तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई हूँ। किसके बारे हैं फरियाद लाई है इस वक्त। मधु के बारे में, वो मुझे डांट डपट से हरासा रखता है, कभी तो मारता भी है और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। सरकार अब ही बताओ कि क्या कोई इंसान बना इज्जत के जी सकता है। रस्ते में गीदड़ सुअर कुछ कितने जानवर होते हैं, क्या तुझको डर नहीं लगा। डर, अगर लगन सच्ची हो तो किसी शय से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो रस्ते में ऐसा कोई जानवर मिला ही नहीं जिससे डर लगता। वहां सिवाय खामोशी और सुनसान रास्ते के और कुछ था ही नहीं। तुम दरिया पार से आई हो, क्या कुश्ती पर दरिया पार किया था। मैंने मशकील से पर तीर कर दरिया पार किया है। मुझको दरिया पार करने की बीच आती है। जी, ख्वाजा सरवर ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये औरत जुर्रतमंद और दलेर ही नहीं है, खौफ और बेबाक भी है। इन एक बख्तों ने तो कमाल कर दिया। ठीक है, सुबह होने को है तो उधर सामने कमरे में कुछ देर आराम कर ले।
थोड़ी देर में यहाँ नौकर बेली आ जाएंगे। वो तेरे नाश्ते पानी का इंतजाम कर देंगे। इसके बाद मैं तुझको घर भेज दूंगा और वहां ही तेरी फरियाद सुनूंगा। यहाँ दोपहर के बाद बस्ती के मर्द आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए तेरा उधर रुकना भी ठीक नहीं। मीरन कमरे में चली गई, जहाँ चारपाई पड़ी थी। पानी का जन गिलास और कुछ फ्रूट भी रखे थे। मीरान ने पानी पिया और चारपाई पर लेट गई। वो इस कदर थकी हुई थी कि इसको लेटते ही नींद आ गई। नमाज के वक्त ख्वाजा सरवर ने वुजू किया और करीबी मस्जिद चला गया। वहां से डेरे पर लूट आने की बजाय घर चला गया। बड़ी बीवी को माजुर्रा बयान करके कहा कि तुम मुलाजमा भेजकर इस औरत को घर बिलवाओ जो इस वक्त डेरे पर है। शायद बहुत थकी हुई थी। पैदल तवील सफर किया है रात भर। इसको नाश्ता करा देना। मैं किसी काम से साथ वाले गांव जाऊंगा। 2-4 घंटे बाद लूट उड़ेगा, तभी आकर इस औरत का हाल अहवाल सुनूंगा। ये हिदायत देकर ख्वाजा सरवर रवाना हो गया। वापस आया तो दोपहर के 12 बज रहे थे। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम किया, अखबार देखा, फिर औताक में चला गया। अपने मुलाजिम से कहा कि इस औरत को औताक में ले जो परले गांव से आई है। फरियादी है और दादरसी चाहती है। हम इसका मसला सुनना चाहते हैं। मुलाजिम मीरन को लेकर हाजिर हुआ तो ख्वाजा सरवर ने सवाल किया, हाँ बेउगाहे वाली, अब बता अपना मसला। सरदार जी, मैं कहाँ बेउगाहे वाली, मैं तो नसीबों फूटी हूँ। अगर भगवान होती तो क्या इस तरह सारी रात में जंगल ब्याबान गुजरती तुम्हारे दर की फरियादी होती। ठीक है बीबी, तो भगवान ना सही मगर बड़ी दलेर और हिम्मत वाली है, वरना इस तरह की उर्तिका निथा जंगली जानवर ओहे भरे इलाके से गुजर कर यहाँ आना मुमकिन ख्याल नहीं कर सकता। अब अपना मसला बताओ। मीरन ने अपनी रूदाद इसके गोश गुजार कर दी। ठीक है, मैंने सुन लिया और जान भी लिया कि तुम मजलूम है, लेकिन तुम्हारा आज का झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं हुआ है। शौहर थक हार आए तो बीवी को इसकी खिदमत गुजारी करना ही पड़ती है। तेरे शौहर ने कुछ ऐसा गलत हुक्म नहीं दिया था कि तू घर से ही निकल पड़ी। अब मेरी सलाह यह है कि वापस अपने घर को लूट जा, यही बेहतर है। सरदार जी, अगर मुझको वापस लूटना होता तो मैं आती ही क्यों। मैं वापस अब ना जाऊंगी। ममदो ने मुझे ऐसी बात कह दी है कि मेरे दिल में शिगाफ पड़ गया है। उसने कहा है कि तू जाकर ख्वाजा सरवर की पनाह में बैठ जाता कि वो तुझसे बयारी चले। अच्छा, तो तवाब चाहती क्या है। मैं आपकी पनाह में बैठ जाना चाहती हूँ। इसके सिवा मेरी खुद को समोने की और कोई जगह नहीं है। अगर आपने मुझको पनाह ना दी तो फिर मुझको दरिया में फेंक दे या जंगली जानवरों के आगे डल दे, लेकिन जिधर से निकली हूँ उधर मोड़ कर ना देखूंगी। औरत के मजबूत लहजे से इसके पर यकीन अज़्म का इजहार होता था। सरवर की जहां दीदा नजरों ने पहचान लिया कि मीरन कोई मामूली औरत नहीं है। अगर इसको बेआस करके वापस किया तो ये घर ना जाएगी बल्कि दरिया में छलांग लगा देगी। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, अच्छा ठीक है, तो तैयार रहा। मैं तुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचाता हूँ। जंगल बियाबान का पैदल सफर करके एक तन्हा औरत ने आज इसकी मर्दानगी को ललकारा था। उसने दरख्त के तने से बंधा हुआ घोड़ा खोला, अपने साथ मीरन को बिठाया और अपने एक जमींदार दोस्त के पास रवाना हो गया। इस दोस्त का नाम काले खान था। मीरन को काले खान के हवाले करके ख्वाजा सरवर ने कहा कि ये मेरी अमानत है, उसकी हिफाजत तेरा फर्ज है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, चंद दिनों में लूट कर आऊं सहेगा और इसको ले जाऊंगा। काले खान ने मीरन को अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया और कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, इसका ख्याल रखना। उस वक्त उसकी बड़ी बेगम भाई के घर गई हुई थी, लिहाजा काले खान ने मीरन को अपनी छोटी बेगम यानी दूसरी बीवी के हवाले किया था, जो काफ़ी नीज औरत थी। वो कराइन से भांप गई कि मामला सादा नहीं है। मीरन बहुत खूबसूरत थी। काले खान की बीवी ने इससे 2-4 मीठी बातें की और माजरा पहुंचा तो इसने मनो अंसारी राम कहानी सुना दी। मेज़बान खातून के दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा सरवर एक वजी और खूबर वजवान है। यकीनन इसने इस औरत को नहीं वरगोला, बल्कि ये खुद इसके पीछे भाग कर आई है। इसके दिल में ये ख्याल भी आया कि इसकी आड़ में कहीं उसका शौहर ही ये खेल ना खेल रहा हो।
इस ख्याल आते ही औरत की रिवायती जलसुन ने इसका अंग जलाना शुरू कर दिया। 100 टन पहले थी और ये दूसरी न जाने कितनी मुद्दत के लिए आई थी। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि इसका भाई बाज खान आ गया। इसने जो इतनी हुसैन और नौखेज लड़की को देखा तो उसकी राल टपक पड़ी। कौन है ये? उसने सोचा। फिर बहन को कुरेदा और अपनी पसंद से भी आगाह कर दिया कि अगर गैर शादीशुदा है तो मेरे साथ इसकी शादी करो दे। बहन तो पहले ही खौफ और बदगुमानी के समंदर में डुबकियां लगा रही थी, भाई की इस फरमाइश पर खिल उठी। बोली, जरा हालात मालूम कर लूं तो तेरे हवाले करती हूँ। थोड़ा सब्र से काम ले। बीवी ने काले खान से मीरन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, मुझे नहीं मालूम कब वो आकर इसको ले जाए। फिलहाल तो मीरन को यही रहना है। जब 4 माह तक ख्वाजा सरवर न आया तो मीरन बेकरार हो गई। उधर काले खान की बीवी को भी खतरा महसूस होने लगा कि कहीं काले खान इससे शादी ना कर ले। जब मीरन जैसी खूबसूरत बिलाघर में हो तो काले खान जैसे जमींदारों के बदलने में देर नहीं लगती। इस बीबी ने अपने खदशात का भाई से जिक्र किया तो इसने और जलती पर तेल का काम किया। 2-4 बातें झूठी सच्ची गढ़कर उसको खूब डराया। औरत कच्चे कानों की थी, डर गई। सोचा कि मीरा बेसही कहता है। पानी पिलों से गुजरने से पहले ही इसको कहीं किसी थान के खूंटे से बांधने का बंदोबस्त कर देना चाहिए। उसने भाई से कहा, अगर ये तुमको पसंद है और तुम शादी करना चाहते हो तो बेशक इसको ले जाओ, मगर इस अमर के लिए उसे राजी करना तुम्हारा काम है। आपा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद मीरन को राजी कर लूंगा। देख लेना, ये खुशी खुशी पीछे चलती जाएगी, तुम पर कोई आंच ना आएगी। बेफिक्र हो जाओ। काले खान मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मौका मुनासिब देखकर बाज खान ने मीरन से कहा, बीबी अभिनवकर ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया है कि ख्वाजा सरवर ने तुमको नीले बीट वाली बस्ती में बुलाया है, जहां वो तुमसे निकाह करेगा। इसी बस्ती में इसके जिगरी दोस्त मुश्ताक का डेरा है। इसने ही निकाह का इंतजाम किया है। ख्वाजा खुद इधर नहीं आ सकता। अगर तुमको इसके साथ निकाह मंजूर है तो काले खान या उसके घर वाले तुमको नीली बेट पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे। मीरन का तो सार वजूद इस खुश खबरी के सुनने का मुंतजिर था। उसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है, मगर कब जाना है और किसके साथ जाना है ये तुम आपा से पूछ लो। मैं तो फारिग नहीं हूं, कल जरूरी काम से शहर जा रहा हूं। चालबाज खान ने बेजारी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही काले की बीवी ने मीरन को बताया और बोली कि आज शाम को तुमको उन्होंने बुलवाया है। काले खान तो आया नहीं है। मैं बाज खान के साथ तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। और कोई काबिल एतबार बंदा नहीं है। बाज खान को भी कल शहर पहले जाना है, लिहाजा आज रात वो तुम्हें तीली बीट की बस्ती पहुंचा सकता है। ठीक है। मीरन जो इतने दिनों से घुटन का शिकार थी, उतावली होकर बोली और जल्दी जल्दी कपड़े बदल बाल संवार कर तैयार हो गई। काले की बीवी ने इसको चांदी के कुछ जेवरात दिए, कहा कि निकाह होने जा रहा है, फिलहाल तुम ये पहन लो। ख्वाजा निकाह के बाद सोने के जेवरात तुमको खुद पहनू देगा। और मधु का क्या होगा? इसके साथ मेरा इनकाह बाकी है। यह कानूनी मामलात सुलझाने में ही तो सरवर मसरूफ था। अब तलाकनामा ले लिया है तो ही तुमसे निकाह कर रहा है। बाकी बातें तुम खुद इससे मिलकर पूछ लेना। बेचारी मीरन काले खान की बीवी पर एतबार करती थी। इसी एतबार की वजह से वो बाज खान के साथ चली गई। काफी दूर घोड़ी पर सफर करने के बाद बाज खान इसको एक मकाम पर ले आया, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक ख्वाजा सरवर का नामो निशान ना था। इसने अपनी अमानत इसलिए जिगर दोस्त काले खान के सुपुर्द की थी कि वो निकाह के बगैर किसी औरत को छूना न चाहता था और नहीं चाहता था कि मेरून को अपने पास रखने के बाद इससे कोई गलती हो जाए। इसको मदवावर उसके बाप से मामला तय करने थे। इनसे तलाकनामा लेने के बाद ही वो मीरन का जायज वारिस बन सकता था। यूं ताखीर हो गई और काले खान की बीवी ने मामले को समझे बना मीरन को अपने लिए खतरे की घंटी समझकर अपने भाई के सपुर्द कर दिया। मीरन धोखे में लटकर बाज खान की बीवी बन गई। वो घर से निकल चुकी थी, अब वापस लूटना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था।
2 दिन बाद जब काले खान शहर से लूटा और उसको पता चला कि उसके दोस्त की अमानत बाज खान ले उड़ा है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने बीवी से कहा कि बेशक वो घर छोड़कर आई थी और तुम्हारे ख्याल में अच्छी औरत न थी, लेकिन वो मेरे दोस्त की अमानत थी, वो दोस्त जो मुझ पर भरोसा करता है। तुमने मुझको ख्वाजा सरवर के सामने शर्मिंदा किया है, अब वो कभी मुझ पर एतमाद न करेगा। इस जुर्म में मैं तुमको तलाक देता हूँ। यूं एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से वफादारी निभाने की खातिर अपनी बीवी को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। मीरन तो बाज खान के साथ बुरी भली जो जिंदगी मिली गुजारने लगी, लेकिन बाज खान की बहन मुतलका होकर मैके लूट आए।